हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 था। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध जो 1848 से लेकर 1849 ईस्वी तक चला तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कहनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। यानी द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, अब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में जो मिलाया गया, विलय किया गया, ये और जो कहनूर हीरा था भारत में, वो जो महारानी विक्टोरिया को भेजा गया, ये सभी कार्य लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल तो बहुत ज़्यादा फेमस है। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध यानी ब्रिटिश और सिख साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को अनिर्णित था, यानी इसमें कोई निर्णय ही नहीं हो पाया। दूसरा था चिलैयावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849, जिसमें भी कोई निर्णय नहीं हुआ। तीसरा युद्ध हुआ गुजरात नामक स्थान पर चिनाब नदी के किनारे 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह से हार जाता है, पराजित होता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पिगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकता का जो सिद्धांत है, इसको लॉर्ड डलहौजी ने लेकर आया और इसका उद्देश्य था जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य है, उनका राज्य है, रियासत है, और उनके बगल में जो भी भारत का रियासत है, उनको किसी न किसी बहाने से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। इसीलिए उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया था और इसी के तहत इन क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में वो मिलाता चला गया। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लेता है। सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर था, उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाता है और उस पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है, सिक्किम को। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। यानी इस इनाम कमीशन की जो स्थापना किया गया था, इनका उद्देश्य था भूमिकर जो जमीन पर टैक्स नहीं लिया जाता था, उनके बारे में पता करना और उस जमीन को छीन लेना, यानी ब्रिटिश सरकार के कब्जे में ले लेना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है, हमने पहले भी चर्चा किया हूं। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। अब देखिए, व्यापक सिद्धांत के तहत कौन कौन राज्यों को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, इसको याद रखेंगे सीक्वेंस में, और वो दिया गया है। पहला है, सर्वप्रथम उसने सतारा को 1848 में मिलाया था। जैतपुर बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और संभलपुर उड़ीसा का क्षेत्र है, इनको 1849 में मिला लिया था। बाघा जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र था, उनको 1850 ईस्वी में मिला लिया था। उदयपुर मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, जो 1852 में मिला लिया था। झांसी 1853 ईस्वी में मिला लिया गया। नागपुर 1854 ईस्वी में मिला लिया गया और 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज के राज्यों में मिला लिया गया। तो याद रखेंगे, व्यापकता के सिद्धांत के तहत तो ये जो ऊपर में हमने पढ़ा है उनको मिलाया गया, लेकिन अवध को वो व्यापकता सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाया नहीं था। कुशासन का, यानी अवध के बारे में उसने कहा कि यहाँ का शासन प्रशासन जो है अच्छा से चला नहीं पा रहा है यहाँ का शासन, इसलिए उसको हम ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते हैं। तो कुशासन का आरोप लगा करके 1/4 अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, तो अली वहाँ का शासक था उस समय वाजिद अली शाह। 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक शहादत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। यानी ये सब काम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। जो तोपखाने का मुख्यालय पहले कलकत्ता था, वहां से वो मेरठ जो उत्तर प्रदेश में वहां स्थानांतरित करता है और सेना का जो मुख्यालय था, सेना के मुख्यालय को शिमला में वो स्थापित कर देता है। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। शिक्षा से संबंधित एक आयोग लाया था 1854 में, जिसका नाम था वुड डिस्पैच, उसको लागू करता है। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई था, में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक की भी नियुक्ति की गई थी। शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में जो रेलवे की शुरुआत होती है वो डलहौजी के शासनकाल में ही होती है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चली थी। तो प्रथम रेल जो चली थी बंबई से थाने के बीच, और कितनी दूरी तय की थी ट्रेन, तो 34 किलोमीटर। और गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। कब चला था, तो 1853 ईस्वी में, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1854 ईस्वी में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो रेलवे की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय मानी जाती है, पोस्ट ऑफिस की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय मानी जाती है, और डाक टिकट का जो प्रचलन हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था 1854 में। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। अलग रूप से भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय हुई है। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया। एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। और इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। डाक सेवा की शुरुआत, तार सेवा की शुरुआत, रेल सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। और तार सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो पहली बार वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता से आगरा के बीच। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। गर्मी के समय में इस शिमला को क्या किया था, राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 1823 वर्ष रखी गई थी। यानी 1853 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसी के तहत क्या किया गया कि कंपनी की जो संचालक मंडल थे, यानी कंपनी को संचालन करने वाले, कंपनी को जो चलाने वाले जो प्रबंधक थे, तो उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनकी जो नियुक्ति का अधिकार था तो उनको वापस ले लिया गया। और 1853 ईस्वी से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, अब अधिकारी की नियुक्ति तभी होगी जब उसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा, और उनके लिए उम्र सीमा 1823 वर्ष रखी गई। आगे देखते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। अब देखिए भारत के कौन से व्यक्ति थे जो पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास की, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 1873 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा हुई थी और उसमें वो सफलता प्राप्त किया था। 1822 ईस्वी में इलाहाबाद यानी भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। 1822 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी हुआ और ब्रिटेन में भी हुआ, और भारत में कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में एक साथ हुआ था। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया। नरबली प्रथा विभिन्न आदिवासी समूह में संचालित किया जाता था, आदिवासी समूह के द्वारा, उन पर भी रोक लगाने का उसने प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।